कार्यकारी यानी काम करने वाली जो महिलाएं हैं उनको 6 माह के मातृत्व अवकाश तक बलात्कार के लिए कठोर से कठोर, यहां तक कि प्राण दंड तक मंत्रिमंडल में सर्वाधिक महिला भागीदारी से होते हुए संसद में नारी शक्ति बंधन अधिनियम के द्वारा संसदीय व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी तक, यह एक पूरा खाका है जिसे यदि कोई देखे तो इस एक विषय पर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच क्या है और वह कितनी दूरदृष्टि के साथ व्यवस्थित योजना से चलते हैं, इसे अच्छी तरह समझा जा सकता है। मगर अभी सोच का एक आयाम बाकी है जो शायद मैं दावे के साथ कह सकता हूं किसी पूर्ववर्ती सरकार ने सोचा ही नहीं होगा कि भारत चांद के अछूते कोने जिस पर कोई नहीं पहुंचा था, साउथ पोल, दक्षिण ध्रुव को छूने वाला यह पहला देश बना। और मोदी जी ने उस पॉइंट का नाम भी पॉइंट शिव शक्ति रखा, यानी नारी शक्ति का बंधन संसद तक ही नहीं बल्कि चांद के अछूते कोने पर भी आज हमको दिखाई दे रहा है। यह कुछ छोटी उपलब्धि नहीं है साथियों। यदि मैं नारियों की चर्चा कर रहा हूं, हमारे ही इस देश में एक राज्य है वेस्ट बंगाल, क्या हो रहा है वहां? नारियों के साथ किस प्रकार का जुल्म ढाया जा रहा है, उनकी इज्जत और असमत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल की संदेश खाली में जो कुछ भी हुआ है, और हमारे कार्यकर्ता जिस बहादुरी के साथ इस जुल्म और अत्याचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, मैं अपने वेस्ट बंगाल के कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करना चाहता हूं। और इस प्रकार की घटनाएं मैं समझता हूं सभ्य समाज के मस्तक पर कलंक है, इसकी कठोर निंदा की जानी चाहिए। और साथियों, मैं कह सकता हूं कि भारत को संवैधानिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से मजबूत करने के लिए मोदी जी ने जो प्रयास पिछले 10 वर्षों में किए हैं, वह इस देश के इतिहास में दावे के साथ मैं कह सकता हूं पहले कभी नहीं हुआ है। मगर कांग्रेस इस देश को टुकड़ों में बांटने में लगी हुई है, मजहब की राजनीति कर रहे हैं, जात के आधार पर कांग्रेस देश और समाज को तोड़ रही है और कहती है कि हम भारत को जोड़ रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ की है, पिछड़ों के नाम का रोना रोते हैं, लेकिन ओबीसी कमीशन को पहली बार संवैधानिक दर्जा यदि किसी ने दिया है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने। साथियों, मोदी जी ने 2024 में ही कहा था सरकार बर्थडे पर अपने भूतपूर्व सैनिकों को हम 1 रैंक 1 पेंशन देंगे, और आज मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं करीब 65,000 करोड़ रुपए अब तक हम अपने भूतपूर्व सैनिकों के सम्मान में दे चुके हैं। यह भूतपूर्व सैनिकों के लिए कोई बख्शीश नहीं है, बल्कि हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा करने का जिन लोगों ने संकल्प लिया था उनके प्रति हमारे एक सम्मान की अभिव्यक्ति है। और मैं समझता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में सरकार न बनती तो शायद यह काम किसी भी सूरत में नहीं हो सकता था। साथियों, 2 महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार हुई है। कैसे हुई है, क्या हुआ है, इस पर हमारे अध्यक्ष जी ने विस्तार पूर्वक चर्चा की है, इसलिए मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा। G20 समिट के बारे में भी उन्होंने चर्चा की है। अफ्रीकन यूनियन को किस तरीके से G20 के अंतर्गत स्थान दिलाने का काम हमारे प्रधानमंत्री ने किया। और सबसे बड़ी बात, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, जिसका कि हमारा एक पड़ोसी देश चाइना भी मेंबर था, पहली बार सर्वसम्मत पारित हुआ है मेरे बहनों भाई। और पिछले दिनों प्रधानमंत्री की कुशल राजनीतिक क्षमता के दर्शन कब हुए थे, जबकि कतर की यात्रा पर जाने से पहले उन्होंने वहां के सरकार की जेलों में हमारे कुछ पूर्व नौ सैनिक बंद थे, उनको फांसी की सजा देगी, फिर आजीवन में उसे कन्वर्ट किया गया। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी की यह पहल थी कि हमारे 8 पूर्व सैनिक बाइज्जत बरी हो गए हैं और अपने घर को वापस लौट चुके हैं। आज
साथियों, आज हर भारतीय को पूरा विश्वास हो गया। साथियों, आज हर व्यक्ति को यह विश्वास हो चला है कि पूरी दुनिया में यदि कहीं भी कोई मुसीबत होगी, किसी के ऊपर भी कोई मुसीबत आएगी, तो उस मुसीबत, उस संकट से बचाने वाला कोई शख्स है इस धरती पर, तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी। और मेरे साथियों, यह विश्वास ऐसे ही नहीं पैदा होता है। मेरे साथियों, यह विश्वास ऐसे ही नहीं पैदा होता है। इसके पीछे एक लंबा इतिहास है। चाहे कोविड का समय हो, इराक, सीरिया और यमन के संघर्ष की स्थिति हो, चाहे वह सोमालिया का गृह युद्ध हो, या फिर रूस यूक्रेन का युद्ध हो, प्रधानमंत्री कैप्टन इंडिया बनकर सब जगह से भारतीयों को सुरक्षित निकालने में कामयाब रहे हैं। और मेरे बहनों भाइयों, अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की हैसियत क्या बनी है? पहले अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर, इंटरनेशनल फोरम पर भारत कुछ बोलता था तो दुनिया भारत की बातों को गंभीरतापूर्वक नहीं लेती थी। लेकिन आज इंटरनेशनल फोरम पर भारत कुछ बोलता है तो दुनिया दोनों कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत बनी है। साथियों, अभी हाल में ही मैं ब्रिटेन गया था। वहां के मंत्रियों के साथ भी हमारी बातचीत हुई थी। प्रधानमंत्री जी से भी मिलने का अवसर प्राप्त हुआ था। और जब कोई व्यक्ति विदेश में जाता है तो स्वाभाविक रूप से उस देश के बारे में बहुत सारी जानकारियां उसे प्राप्त होती हैं। पर एक भारत के बदले स्वरूप की अनुभूति मुझे उस विदेश यात्रा में हुई थी। पर मोदी जी के नेतृत्व में तारीख ने जो फलक भी देखा है, वह मंजिल भी पाई है। और वो किसी समय में ब्रिटेन, जिससे हम मदद की गुहार लगाते थे, वह ब्रिटेन जिससे हम कभी मदद की गुहार लगाते थे, आज वह भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने को इतना महत्व दे रहा है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत के साथ करने को इतना महत्व दे रहा है कि आगामी चुनाव में ब्रिटेन का भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक महत्वपूर्ण चुनावी मुद्दा बनने जा रहा है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, वे किसी और सरकार की बस की बात हो ही नहीं सकती थी। साथियों, 10 वर्षों में कुछ ऐसे भी काम हुए हैं कि नई टेक्नोलॉजी में दुनिया सिरमौर, हमारा भारत दुनिया के सिरमौर देशों की लगभग समकक्ष पहुंचता जा रहा है। क्लीन एनर्जी, न्यू इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में हम दुनिया के चौथे देश बने। क्लीन एनर्जी और न्यू इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में हम दुनिया के चौथे देश बन गए। और सोलर एनर्जी में 25 गुना छलांग हमने लगाई है। डिजिटल डाटा की कीमत लगभग 20 गुना कम हम लोगों ने की है। वो भारत जिसे टेक्नोलॉजी में बहुत ही पिछड़ा हुआ देश माना जाता था, वो डिजिटल ट्रांजैक्शन में सिर्फ नंबर 1 ही नहीं बना है, बल्कि पिछले वर्ष दुनिया के 46% डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में हुए, जो दुनिया के सबसे बड़े 4 मुल्कों के कुल डिजिटल ट्रांजैक्शन को जोड़ भी लिया जाए तो उससे ज्यादा है। हाइड्रोजन एनर्जी से लेकर 5G रोल आउट तक और एक साथ 100 सैटेलाइट लॉन्च करने तक अब टेक्नोलॉजी में हम, मुझे लगता है कि जल्दी ही दुनिया के सिरमौर भी बनेंगे। वह दिन दूर नहीं है। रक्षा मंत्री के रूप में मैं कह सकता हूं, साथियों, रक्षा के क्षेत्र में भी हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अभूतपूर्व काम हुए। आपको जानकर खुशी होगी, कुछ हजार, 10,000, 5,000, 15,000 करोड़ रुपए का डिफेंस प्रोडक्शन होता था।
आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन 1,08,000 करोड़ रुपए से अधिक का बढ़ गया है। दुनिया में रक्षा सामान यानी टैंक, तोप, एमिनिशन, गोली, बारूद, बंदूक, ये सब दुनिया के दूसरे देशों से आयात करते थे, मंगाते थे। सबसे बड़े आयातक, सबसे बड़े इंपोर्टर हम थे। लेकिन आज आपको जानकर खुशी होगी कि हम दुनिया के टॉप 25 कंट्रीज में एक्सपोर्टर बनकर खड़े हो गए हैं। यह है हमारा भारत। और आज 2014 में जो भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट लगभग 900 करोड़ हुआ करता था, आज वह डिफेंस एक्सपोर्ट अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 20,000 करोड़ पहुंच रहा है। साथियों, हमारी अक्सर पर विपक्ष आरोप लगाता है कि हम विपक्ष को समुचित स्थान नहीं दे रहे हैं। मुझे लगता है कि मोदी जी के नेतृत्व में विपक्षी नेताओं को जितना सम्मान मिला है, भारत के इतिहास में मैं कहना चाहता हूं अभूतपूर्व है। भारत के इतिहास में वह अभूतपूर्व है। हमने सिर्फ अटल जी और आडवाणी जी को ही भारत रत्न नहीं दिया है, हमने सरदार पटेल की दुनिया में सबसे ऊंची दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा उनकी बनवाई थी। उस समय हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध गृह मंत्री रहते हुए उन्हीं के द्वारा लगा था। पर सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान भारत की एकता और अखंडता में सबसे ऊंचा था, इसलिए उनकी सबसे ऊंची मूर्ति यदि बनवाने का काम किया तो हमारे प्रधानमंत्री ने किया। स्वतंत्रता संग्राम में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे पंडित मदन मोहन मालवीय को भी भारत रत्न दिया, तो वहीं पर भारत के राष्ट्रपति रहे कांग्रेस के नेता प्रणब मुखर्जी को भी हम लोगों ने भारत रत्न दिया। तो कांग्रेस अध्यक्ष और प्रधानमंत्री रहे पीवी नरसिम्हा राव साहब को भी हम लोगों ने दिया। हम लोगों ने नहीं देखा कि हमारे पार्टी के थे या किस पार्टी के। सामाजिक न्याय के पुरोधा कर्पूरी ठाकुर को भी हम लोगों ने भारत रत्न दिया। तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री यसी जमीर और तरुण गोगोई को भी हम लोगों ने पद्म विभूषण दिया। और मैं चुनौती के साथ कह सकता हूं कि विपक्ष के नेताओं का जितना सम्मान मोदी जी ने इन 10 सालों में किया है, वो अपनी भारत की राजनीति में मेरे दोस्तों वह मिसाल है। साथियों, मैं ये कहना चाहूंगा कि लोकसभा चुनाव नजदीक है और चुनाव से पहले की यह आखिरी राष्ट्रीय परिषद की बैठक है। पूरा देश यह मान रहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भाजपा की 370 सीटें और एनडीए की कुल 400 सीटों से पार हासिल करके फिर से सरकार बनाएंगे। केवल देश की जनता ही नहीं मान रही है। अब यदि आप अकेले बात करेंगे तो दूसरे राजनीतिक पार्टियों के नेता भी स्वीकार करेंगे, हां हालात तो यही हैं। दबी जुबान से वो भी स्वीकार करते हैं। और मेरे बहनों भाइयों, ये 370 सीटों का आंकड़ा छूने का सामर्थ्य भारत की राजनीति में किसी के पास है तो भाजपा के पास है। क्योंकि हमने 2019 के लोकसभा चुनावों के पहले जो संकल्प रखे थे, उसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरा करके जनता को एक नई आशा और विश्वास से भर दिया है। जनता को पूरे नए आशा और विश्वास के साथ भर दिया है और उन्होंने धारा 370 को भी समाप्त किया है। इसलिए इस बार विजय तिलक 370 सीटों के साथ करने का मन इस देश की जनता ने बना लिया है। साथियों, अब की बार 400 पार, यह कोई नारा नहीं है, बल्कि मैं समझता हूं कि हम हर कार्यकर्ता का यह संकल्प होना चाहिए, हर कार्यकर्ता का संकल्प होना चाहिए 400 पार। और यह संकल्प हमें इस बैठक से लेकर अपने अपने राज्यों में जाना है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को लगातार तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनाना है।
साथियों, मैं आपका आह्वान करना चाहता हूं एक कविता के माध्यम से। सेनानी सेनानी करो प्रयाण भय, सेनानी करो प्रयाण भय, भावी इतिहास तुम्हारा है। सब नखत अमा के बुझते हैं, भावी इतिहास तुम्हारा है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।